नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के ऊपर आलोचना करेंगे वो है डेबिलिटेटेड प्लैनेट के ऊपर, यानी कि नीच के ग्रह के ऊपर। दोस्तों, दरअसल मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे कुंडली में तो नीच के ग्रह हैं, इसका मतलब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा आगे चल के। और मुझे ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि जिनके कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं, यानी कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट होते हैं, वो ये सोच करके बैठते हैं कि ये उच्च का ग्रह यानी वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट उनको बिना कुछ किए ही उनको जीवन में सब कुछ दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपके कुंडली में नीच के ग्रह हो या फिर उच्च के ग्रह हो, इससे आपके जीवन में आपका जीवन अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज को पहले अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके कुंडली में यदि अगर नीच के ग्रह हो तो आपका जीवन खराब है, और यदि अगर आपके कुंडली में उच्च के ग्रह हो तो इसका मतलब आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगे ही नहीं। ये सोचना भी बेवकूफी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक इंसान को जानता हूं जो कि मेरे ही क्लाइंट है। उनकी कुंडली में 4 के 4 ग्रह नीच के बैठे हैं, लेकिन जानते हैं क्या कि वो इंसान एक कंपनी को चलाता है जिस कंपनी का रेवेन्यू साल में करोड़ों के ऊपर होता है, और उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है उस इंसान को। उनकी कुंडली में 3 ग्रह उच्च का बैठा है, लेकिन वो काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए जिनकी कुंडली में 4 ग्रह नीच के बैठे हैं। फर्क समझ पा रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में नीच के ग्रह आपके लिए वरदान होते हैं। हाँ, अब इसके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस हैं, अब उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उच्च का ग्रह होना कुंडली में तो इसका मतलब कुंडली बहुत अच्छी हो गई, और अगर नीच का ग्रह बैठ जाए कुंडली में तो इसका मतलब कुंडली बहुत खराब हो गई। ठीक है, ये आपके दिमाग में एक जहर की तरह काम करता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता, और एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं होता कि वो एस्ट्रोलॉजर आकर के आपको बताएगा कि आपका जीवन अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। देखिए, जीवन के अलग अलग डायमेंशन में आपको किस तरह की स्थिति मिलेगी, ये आपका कुंडली बताता है। ये आपका कुंडली बताता है, और यही एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि वो आपको सही राह दिखाए। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग आज जो एस्ट्रोलॉजी के जो नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनमें से बहुत लोग यही उच्च के ग्रह नीच के ग्रह आपके दिमाग में इतना गलत तरीके से बिठा दिया है कि कोई इंसान अगर उनके कुंडली में अगर नीच के ग्रह होते हैं तो वो इंसान डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और जिनकी कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं वो लोग ये सोच सोच करके डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरी कुंडली में तो उच्च का ग्रह बैठा है, तो फिर ये मुझे कुछ दे क्यों नहीं रहा है। उसका दशा अंतरदशा भी आकर के चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई साहब, भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में 5 ग्रह उच्च के थे। भगवान श्री कृष्ण जी के कुंडली में भी आप सेम टू सेम ही देखोगे। क्या उनका जीवन आसान था? ध्यान से सोचिए, क्या उनका जीवन आसान था? वो तो स्वयं तीनों जगत के स्वामी हैं, लेकिन वो भी जब मनुष्य शरीर को धारण करके जब इस धरती पर आए लीला करने के लिए, तब उनको भी ये अलाउ करना पड़ा खुद के ऊपर कि ग्रह उनके ऊपर प्रभाव डाले। ध्यान से सोचिए कि ग्रह उनके ऊपर प्रभाव डाले, और ग्रह उनकी कुंडली में कैसे बैठे। तो देखिए, उनकी कुंडली में आपको 4-5 ग्रह उच्च के मिलेंगे, लेकिन क्या उनका जीवन आसान था? एक बार सोचिए, अगर आपको उनका जीवन दे दिया जाए, यकीन मानना आप मर जाओगे। इसीलिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी कुंडली में यदि अगर उच्च के ग्रह हो तो इसका मतलब ये आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और यदि अगर आपकी कुंडली में नीच के ग्रह हो तो ये आपके जीवन के लिए बहुत खराब है। इससे एस्ट्रोलॉजी से ये अच्छा और बुरा, ये जितनी देर तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा, इस अच्छे बुरे के चक्कर में जब तक आप अटके रहेंगे, यकीन मानिए आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं सीख पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इस आलोचना के विषय को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड में एक चार्ट लगा देता हूं कि कौन सा प्लैनेट किस किस घर में किस किस राशियों में डबली हो जाता है। याद रखिएगा, जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं कह देता हूं कि
जो भी ग्रह जिस भी राशि में डेबली होता है, याद रखिएगा, जो भी ग्रह जिस भी राशि में डेबली होता है यानी कि नीच का होता है, उसके ठीक समसप्तक यानी कि सामने वाले यानी कि ठीक उल्टी तरफ के राशि में ही वो ग्रह, वो पर्टिकुलर ग्रह एग्जॉल्टेड हो जाता है यानी कि उच्च का हो जाता है। यहाँ पर चार्ट लगा दूंगा, आप समझ जाएंगे। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब इस बात को अच्छी तरीके से समझिए कि ये नीच ग्रह आपको कलयुग में किस तरह से वरदान दे सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका उच्च का ग्रह होता है यानी कि जो आपका एग्जॉल्टेड प्लैनेट होता है, वो आपको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी कि उस पर्टिकुलर ग्रह के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, उस क्षेत्र में वो ग्रह कहीं ना कहीं आपको इगोइस्टिक बना देता है। लेकिन जो आपका डेबली प्लैनेट होता है, याद रखिएगा, जो आपका डेबली प्लैनेट होता है, उस हर एक डेबली प्लैनेट के अंदर उसका जो एक दृष्टि होता है यानी कि जो समसप्तक दृष्टि होता है, वो अपने उच्च के घर में पड़ता है। और हर एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट का जो एक दृष्टि होता है वो अपने डेबिलिटेट साइन में पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो इंसान डेबली प्लैनेट लेकर के बैठा है, वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स में वो ईगो को नहीं दिखा पाता। इसलिए आप देखो कि जब भी उस डेबली प्लैनेट का पीरियड आपके लाइफ में आएगा, आप देखेंगे कि जो भी राशि या फिर जिस भी भाव में उसका जो एग्जॉल्टेड एस्पेक्ट पड़ रहा है यानी कि उसका जो उच्च की दृष्टि पड़ रही है, आप उस घर को कामना करोगे। आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस घर के तत्वों को पाना चाहोगे, किसी ना किसी रूप में आप खुद को उस घर के लायक बनाना चाहोगे। वो पर्टिकुलर ग्रह ही अपने पीरियड में आपके अंदर वो सब चेंजेस लाएगा। इसीलिए डेबली प्लैनेट आपको कभी भी इगोइस्टिक नहीं बनने देता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। मतलब आपका जो डेबली प्लैनेट है वो जानता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसको अपने अंदर क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे। कुछ महान विद्वानों ने तो ये तक कहा है कि जो अभी आपके कुंडली में आप उनको डेबली प्लैनेट देख रहे हो, आपके पूर्व जीवन में वो पर्टिकुलर ग्रह आपके कुंडली में उच्च का मिला था आपको। खैर, अब ध्यान से सुनिए कि कोई भी ग्रह अगर डेबली हो और आपके कुंडली का, कि आपके चार्ट का अगर थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड या फिर आपका 12th लॉर्ड अगर डेबली हो जाए, ध्यान से सुनिएगा अभी इसको, अगर आपका थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, मैं यहां पर चार्ट में मेंशन कर दूंगा, अगर आपका थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड या फिर आपका जो 12th लॉर्ड है वो अगर डेबली हो जाए, तो ये आपके लिए अच्छा है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी फिलहाल सिर्फ सूत्र को सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, इन सब भावों के स्वामी अगर डेबली हो जाए तब तो ये अच्छा है ही, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन इन सब भावों में आकर के यानी कि थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या फिर 12th हाउस में अगर डेबली प्लैनेट आकर के बैठा है, यानी कि उस पर्टिकुलर राशि में कोई एक डेबली प्लैनेट आकर के बैठा है, तो भी इसको आपके लिए बून सी माना जाएगा। अभी आप कहेंगे कि भैया 11th हाउस का क्या हुआ? देखिए, 11th हाउस में चाहे आपका एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठे या फिर आपका डेबली प्लैनेट बैठे, दोनों में ही ये अच्छा ही रिजल्ट देगा। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, अगर 11th हाउस में कोई अगर डेबली प्लैनेट बैठ जाए और ऊपर से अगर वो कोई नैसर्गिक पाप ग्रह हो, अगर वो कोई नैसर्गिक पाप ग्रह हो और वो डेबली होकर के आपके 11th हाउस में बैठ जाए, मैं 11th हाउस के लॉर्ड के डेबली होने की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर 11th हाउस में आकर के कोई एक ग्रह बैठ जाए डेबली हो करके, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह से ज्यादा अगर कोई वो नैसर्गिक पाप ग्रह हो, अगर वो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट हो, अगर वो कोई नीच का होकर के अगर आपके 11th हाउस में बैठ जाए, तो ये भी आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, हम कलयुग में रह रहे हैं। अब नीच का ग्रह अगर 11th हाउस में बैठेगा, आप देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में कुंभ राशि आती है, वहां पर कोई भी ग्रह जाकर के वहां पर नीच का नहीं होता है। अगर कोई पाप ग्रह या फिर शुभ ग्रह भी अगर नीच का होकर के 11th हाउस में बैठा है, तो 11th हाउस होता है लाभ का, प्राप्ति का, आपके मनोकांक्षा, इच्छा पूर्ति का। तो इसीलिए वो ग्रह समय के साथ साथ आपको देगा ही देगा, और वो उपचय भाव भी है, इसीलिए वो आपको देगा ही देगा।
और अगर नीच के पाप ग्रह हो जाए तब तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो ग्रह कुछ ऐसा मान सकते हो आप कि वो ग्रह अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देगा, यानी कि आपसे करवाएगा वो ऑब्वियसली, लेकिन वो ग्रह अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देगा वो उस चीज को हासिल करने के लिए, ऐसे समझ सकते हो आप। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर जो आपका लगन चार्ट में यानी कि आपके D1 चार्ट में जो आपका डब्ल्यू प्लैनेट हुआ है वो अगर D9 चार्ट में यानी कि आपके नवामशा चार्ट में जाकर के वो अगर एग्जॉल्टेड हो गया है तो ये फिर आपका नीच भंग हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन सबका तो नहीं होता है ना। अगर किसी का डब्ल्यू प्लैनेट अगर D1 चार्ट में हुआ है, अगर नवामशा चार्ट में जाकर के वो अगर एग्जॉल्टेड नहीं होता है, मान लीजिए, उससे भी जो पहली चीजें आपको देखनी है कि क्या नवामशा चार्ट में जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, क्या नवामशा चार्ट में जाकर के भी क्या वो पर्टिकुलर ग्रह जो आपका लगन चार्ट में डब्ल्यू हुआ है यानी कि नीच का हुआ है, क्या नवामशा चार्ट में जाकर के भी क्या वो ग्रह आपके लिए योग कारक है या नहीं। अगर मान लीजिए कि वो ग्रह अगर एग्जॉल्टेड हो गया तब तो कुछ कहना ही नहीं है, तब तो उसने कर दिया अपना काम। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं होता है, नवामशा चार्ट में वो ग्रह आपके एग्जॉल्टेड साइन में जाकर के नहीं बैठा है, अब क्या? तो अब ये देखिए क्या वो ग्रह अपने खुद के राशि में बैठा है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं हो रहा है आपकी कुंडली में कि वो ग्रह आपके खुद के राशि में भी नहीं है, तो अब ये देख लीजिए कि क्या वो ग्रह अपने किसी मित्र के राशि में जाकर के बैठा है। तो क्या वो ग्रह अपने किसी मित्र के राशि में जाकर के बैठा है, तो मान लीजिए ये भी नहीं हो रहा है। और लास्टली आपको ये देखना है कि क्या वो ट्राइन में जाकर के बैठा है यानी कि 159 में बैठा है, तो फिर यकीन मानिए ये ग्रह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय के साथ साथ ये आपको आपके लाइफ में ग्रोथ ही देगा। और ऊपर से अगर इस पर्टिकुलर ग्रह को किसी नेचुरल बेनिफिट ग्रह का साथ मिल गया तब तो आप इसको और भी पुख्ता तौर पे कह सकते कि ये ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब किसी की कुंडली में आप ये देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट उसकी कुंडली में योग कारक है यानी कि या तो फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ हाउस का या फिर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, तो उसके लिए योग कारक बन गया। अभी योग कारक प्लैनेट बन करके वो उसकी कुंडली में 11th हाउस में डब्ल्यू होकर के बैठा है। ध्यान रखिएगा 11th हाउस में। आप ये कह सकते कि उसकी कुंडली में भी ये ग्रह उसको अच्छा रिजल्ट ही देगा। अब आता है कि नीच भंग राजयोग का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नीच भंग राजयोग जो होता है वो हमारे जीवन में 30 साल के बाद ये रिजल्ट देता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीच भंग राजयोग जो भी ग्रह का हुआ है वो कॉन्टिन्यूसली आपको रिजल्ट देता है, बस फर्क इतना है कि आप उसके लिए अवेयर नहीं होते हो। मान लीजिए कि अगर उसका दशा अंतरदशा नहीं भी आया है आपके जीवन में तब भी वो आपको रिजल्ट देता है, लेकिन आप शायद उसके लिए अवेयर नहीं हो, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। नीच भंग राजयोग को देखने के लिए आप देखिए, नीच भंग राजयोग को देखने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ उन सब सूत्रों को आलोचना जो कि मैंने अपने गुरु से सीखा है। आप अगर सिर्फ किसी भी नॉर्मल रैंडम अगर किताब पे जाएंगे तो आपको 4-5 सूत्र ही मिलेंगे, लेकिन मैं कई सारे सूत्र के ऊपर आपके साथ अभी डिटेल में आलोचना करूंगा कि नीच भंग राजयोग को देखते कैसे हैं। सबसे पहला सूत्र, अगर कोई डब्ल्यू प्लैनेट यानी कि नीच का ग्रह अगर उच्च के ग्रह के साथ कंजंक्ट होकर के बैठ जाए यानी कि युति बना करके बैठ जाए, यानी कि उसी राशि में उसका नीच का ग्रह भी आकर के बैठ जाए और उसी राशि में जो उसका उच्च का ग्रह बनता है वो भी आकर के बैठ जाए। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में शनि डब्ल्यू हो जाते हैं और मेष राशि में जो सूर्य है वो यहां पर आकर के एक्सॉल्टेड हो जाते हैं यानी कि उच्च का हो जाता है। अब अगर दोनों ही यहां पर आकर के बैठ जाए, दोनों ही यहां पर आकर के बैठ जाए तो यहां पर शनि का नीच भंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सूर्य होता है ना, जो आपका सूर्य होता है वो यहां पर दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि ग्रह क्या है, एनर्जी तो है, तो सूर्य को अपने से एनर्जी शनि को देना पड़ता है कि वो इस घर को बर्बाद ना करे। अभी मान लीजिए कि कोई ग्रह जिस भी घर में जाकर के डब्ल्यू हो जाता है, मान लीजिए कि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाकर के डब्ल्यू हो जाता है, उस राशि का जो अधिपति है यानी कि उस राशि का जो स्वामी है वो उस ग्रह के साथ ही बैठ जाए तो भी यह नीच भंग राजयोग होता है। या फिर वो जो भी ग्रह उसके राशि में आकर के नीच का हो चुका है, मान लीजिए सूर्य जो है वो
तुला राशि में आकर के, तुला राशि में सूर्य आकर के नीच का होता है, तुला राशि में आकर के सूर्य जो है वो नीच का हो चुका है। अब जो तुला राशि का जो स्वामी है, जो वीनस है, वो जाकर के लियो साइन में बैठा है, यानी कि सिंह राशि में जाकर के बैठा है। तो ये एक तरीके से परिवर्तन योग तो हो ही गया, साथ ही साथ ये नीच भंग राजयोग भी हो गया। समझ पा रहे हैं ना? मैं यहाँ पर चार्ट में इसीलिए आपको दिखा रहा हूं उदाहरण के लिए। अब मान लीजिए कि दोनों डेबली प्लैनेट एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मार्स जो कि कैंसर साइन में बैठा है, यानी कि कर्क राशि में बैठा है, मार्स, मंगल कैंसर साइन में नीच का हो जाता है, और जो जुपिटर है वो कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा है, जुपिटर मकर राशि में आकर के नीच का हो जाता है। अब जुपिटर मकर राशि में बैठा है और मार्स, मंगल जो है वो कर्क राशि में बैठा है। दोनों ही नीच के ग्रह हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने बैठने से ये एक तरीके से नीच भंग राजयोग हो जाता है। या फिर मान लीजिए जो आपका सैटर्न है वो मेष राशि में बैठा है और जो आपका सन है, सूर्य है, वो तुला राशि में बैठा है, ठीक है, तो भी ये एक तरीके से नीच भंग राजयोग हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि कोई ग्रह अगर आकर के किसी राशि में आकर के नीच का बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी जो है वो अपने घर से केंद्र के हाउस में जाकर के बैठा है, मान लीजिए कि चंद्रमा आकर के, कि मून आकर के स्कॉर्पियो साइन में आकर के बैठा है, तो अब स्कॉर्पियो साइन को पकड़ करके, यानी कि मून को पकड़ करके अगर वो मून के साथ ही बैठा रहे मंगल, तब तो ये नीच भंग राजयोग हो ही गया। लेकिन अगर मून के बाद अगर मंगल जाकर के कुंभ राशि में जाकर के बैठा है, यानी कि अपने घर से 4 घर आगे जाकर के बैठा, नहीं कि केंद्र के हाउस में जाकर के बैठा, या फिर अपने घर से वृषभ राशि में जाकर के बैठा, यानी कि सप्तम घर में जाकर के बैठा, या फिर अपने घर से सिंह राशि में आकर के बैठा, यानी कि 10th हाउस में आकर के बैठा, तब भी ये नीच भंग राजयोग कहलाएगा। उसके बाद ये भी देखिए कि अगर दोनों ही स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों ही अगर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण दूंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मान लीजिए चंद्रमा आकर के स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, वृश्चिक राशि में आकर के बैठा है, चंद्रमा नीच का हो गया। अब वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा के घर में जाकर के नीच का हो रहा है, वो भी तो कैंसर साइन में जाकर के नीच का हो जाता है, इसीलिए मंगल भी जाकर के कैंसर साइन में नीच का हो रहा है, और जो चंद्रमा है वो भी स्कॉर्पियो साइन में आकर के नीच का हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, हम बचपन में पढ़े थे ना कि नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहां पर भी सेम सूत्र ही अप्लाई होता है कि अगर दोनों नीच ग्रह एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग बना ले, दोनों नीच ग्रह अगर एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग बना ले, तो भी ये नीच भंग राजयोग कहलाएगा। मान लीजिए कि कोई एक ग्रह आपकी कुंडली में नीच का हुआ है, अब जो भी प्लेनेट आपके कुंडली में नीच का हुआ है वो अपने ऑपोजिट साइड के राशि में, अपने ऑपोजिट साइड के साइन में वो उच्च का होता है। अब अगर वो जिस भी साइन में उच्च का होता है, उस साइन का जो लॉर्ड है, ध्यान से समझिएगा, उस साइन का जो लॉर्ड है वो अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, वो अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, या फिर वो अपने ही घर में बैठा रहे, वो अपने ही घर में बैठा रहे, जिस भी राशि में वो ग्रह जाकर के उच्च का होता है उसका जो लॉर्ड है वो अपने ही घर में बैठा रहे, या फिर वो केंद्र के हाउस में चला जाए, यानी कि 1, 4, 7 और 10th हाउस में अगर चला जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शनि है, शनि मेष राशि में नीच का होता है। अब शनि किस राशि में जाकर के उच्च का होता है? तुला राशि में, लिब्रा साइन में आकर के उच्च का होता है। लिब्रा साइन होता है वीनस का, शुक्र का। अब अगर शुक्र जाकर के मीन राशि में बैठा रहे, मीन राशि में शुक्र जाकर के एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है, तो यहां पर शनि को बल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी होता है, अगर वीनस यहां पर तुला राशि में ही बैठा रहे, यानी कि अपनी खुद के राशि में ही बैठा रहे, तो यहां पर शनि को वो एस्पेक्ट दे रहा है ना, तो यहां पर वो शनि को एस्पेक्ट देकर के शनि को बल दे देगा। या फिर शुक्र जो है वो केंद्र के हाउस में चला जाए, तब भी यहां पर शनि को बल मिल जाएगा। अब इसी को पकड़ते हुए एक और उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण दूंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। शनि की ही बात पकड़ते हैं। मान लीजिए शनि अगर मेष राशि में नीच का हो रहा है, ठीक है, शनि मेष राशि में नीच का हो रहा है भैया। अब शुक्र जो है वो ना तो एग्जॉल्टेड बैठा है, ना तो अपने स्वयं की राशि में बैठा है, ठीक है, ना तो तुला राशि में बैठा है। अब शनि जिस भी राशि में उच्च का होता है, ध्यान से समझिएगा इस सूत्र को, शनि जिस भी राशि में उच्च का होता है, यानी कि तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तब तुला राशि का जो स्वामी है, यानी कि तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है।
अब शुक्र जाकर के अगर मेष राशि में शनि के साथ कंजंक्ट होकर के बैठा रहे, अब शुक्र जाकर के अगर शनि के साथ कंजंक्ट होकर ही बैठा रहे, यानी कि शनि जिस घर में उच्च का होता है उस घर का लॉर्ड, यानी कि जो भी ग्रह जिस घर में उच्च का होता है उस घर का लॉर्ड अगर उस ग्रह के साथ आकर के युति बना ले, अगर कंजंक्ट हो जाए, तो भी ये उस ग्रह को बल दे देता है जो ग्रह नीच का है। अब चलते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच वर्गोत्तमी हुआ है। नीच वर्गोत्तमी का मतलब क्या? वर्गोत्तमी का मतलब यह है, वर्गोत्तम प्लैनेट का मतलब यह है कि जो भी प्लैनेट, मान लीजिए अगर आपका कोई प्लैनेट, यहां पर जुपिटर की ही बात पकड़ लेते हैं, जुपिटर जो है वो आपके D1 चार्ट में भी, यानी कि आपके लगन चार्ट में भी वो मकर राशि में बैठे हैं, यानी कि नीच के बैठे हैं, और D9 चार्ट में जाकर भी, यानी कि नवांशा चार्ट में जाकर भी वो मकर राशि में ही बैठे हैं, वो मकर राशि में ही बैठे हैं। यानी कि वर्गोत्तमी प्लैनेट जो, इसमें कई सारे मतभेद है, कई सारे लोगों का मानना है कि नहीं ये अपने नीच के क्वालिटी को ही और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा अति वीर्यवान हो जाता है। लेकिन मैंने अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से यही पाया है कि अगर नीच का वर्गोत्तमी भी हो जाए, कि नीच के ग्रह अगर वर्गोत्तमी भी हो जाए, तब भी ये अच्छा रिजल्ट करके देते हैं। अब एक बहुत बढ़िया सूत्र आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आपने इसको पहले सुना भी होगा। कोई ग्रह अगर नीच का है, ध्यान से सुनिएगा, कोई ग्रह अगर नीच का है और नीच का होकर के वो ग्रह जो है वो वक्री हो गया है, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गया है, ठीक है, नीच का होकर के, डेबली होकर के वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो गया है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो चेष्टा बली कहते हैं उस ग्रह को, ठीक है, तो फिर वो ग्रह नियर अबाउट अपने उच्च जैसा ही फल देगा। अब ये ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि नियर अबाउट यानी कि उच्च के आसपास, मैंने ये नहीं कहा कि वो ग्रह अपने उच्च जैसा ही फल देगा, तो अपने उच्च जैसा, उच्च के जैसा बनना चाहता है, आप ये कह सकते हो कि उच्च के जैसा बनना चाहता है, तो वो नियर अबाउट अपना एक्सॉल्टेशन जैसा ही फल देता है। अब इस सूत्र को भी अच्छी तरह से सुन लीजिए कि जो भी ग्रह आपका नीच का हुआ है, ठीक है, जो भी ग्रह आपका नीच का हुआ है, अब आपके लगन के हिसाब से जो भी आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है या फिर 11th हाउस का लॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच का हुआ है, अब अपने लगन को देख लीजिए, आपके लगन के हिसाब से जो भी ग्रह सेकंड हाउस का लॉर्ड है या फिर आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, वो अगर जाकर के उसी नीच के ग्रह के घर में जाकर के बैठ गया, ध्यान से समझिएगा, वो खुद जाकर के नीच का बैठा है, वो खुद जाकर के नीच का बैठा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका वृषभ लगन है, ठीक है, अब शनि जो है, शनि वो आकर के आपके मेष राशि में बैठे हैं, यानी कि नीच के बैठे हैं, मान लीजिए शनि आकर के नीच में बैठे हैं, लेकिन वृषभ लगन का एकादश अधिपति कौन होते हैं? वृषभ लगन के लिए एकादश अधिपति होते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति जाकर के कुंभ राशि में बैठे हैं, बृहस्पति जाकर के कुंभ राशि में बैठे हैं, तो भी ये नीच भंग राजयोग जैसा ही फल देगा। अब आप ये पूछेंगे कि बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठ गया तो, क्योंकि मकर राशि में बैठने से तो ये बृहस्पति भी नीच का हो जाएगा, तो मैंने पहले ही कह दिया कि नेगेटिव नेगेटिव, ये सूत्र मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर वो ग्रह भी आकर के, जो ग्रह पहले से, जिसका जिस भाव का स्वामी पहले से ही नीच का है, उस भाव में भी आकर के कोई अगर एक नीच का ग्रह ही बैठ जाए, तो ये ऐसा होता है कि नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर जुपिटर आकर के मकर राशि में भी बैठ जाए या फिर एक्वेरियस साइन में भी बैठ जाए, यानी कि कुंभ राशि में भी बैठ जाए, तो भी इसका डेबिलिटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर मान लीजिए कि अगर बुध जो है, क्योंकि बुध जो है वो वृषभ लगन के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड है, इसलिए अगर बुध जो है वो आकर के अगर मकर राशि में बैठ जाए या फिर कुंभ राशि में आकर के बैठ जाए, तब भी इसका डेबिलिटेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी को पकड़ते हुए हम एक और उदाहरण को मान लेते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट, अगर किसी भी हाउस का लॉर्ड अपने से सेकंड हाउस में या फिर अपने घर से 11th हाउस में, और उसके घर में आकर के कोई एक नीच का ग्रह बैठा है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं अगर वीनस जो है, अगर वीनस जो है वो वर्गो साइन में आकर के बैठा है, यानी कि कन्या राशि में आकर के बैठा है, शुक्र कन्या राशि में आकर के नीच के हो जाते हैं। अब यदि शुक्र आकर के तुला राशि में बैठ जाए, ये परिवर्तन, ये वैसे भी नीच भंग हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर अब जो बुध है वो आकर के तुला राशि में बैठ जाए, ठीक है, तब भी ये नीच भंग तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर बुध 11th हाउस में भी जाकर के बैठे ना, तब भी इस शुक्र का डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाएगा। एक और उदाहरण दे देता हूं। सूर्य जो है वो आकर के तुला राशि में बैठा है। अब तुला राशि का स्वामी कौन? शुक्र।
अब शुक्र यदि वृश्चिक राशि में जाकर के बैठ जाए, ध्यान से समझिएगा, शुक्र अपने से दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए तो फिर अपने घर को वो कमजोर नहीं पड़ने देगा, या फिर शुक्र जाकर के सिंह राशि में बैठ जाए। अब दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? ऑब्वियसली इन दोनों में से दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि शुक्र अगर सिंह राशि में चला जाए और सूर्य अगर तुला राशि में आ जाए, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा पावरफुल होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो भी ग्रह नीच का हुआ है, जो भी ग्रह नीच का हुआ है, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट जिस भी राशि में जाकर के उच्च का होता है, उस राशि का जो स्वामी है वो आकर के यदि इस नीच ग्रह के घर में जाकर के बैठ जाए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चंद्रमा यदि जाकर के वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का हो चुका है, अब चंद्रमा जाकर के उच्च का कहां पे होता है? वृषभ राशि में, वहां का लॉर्ड कौन है? शुक्र है। अब शुक्र यदि आकर के कर्क राशि में बैठ जाए तो यहां पर चंद्रमा का डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाएगा। ये भी एक सूत्र है, इसको भी याद रखिए। अब लास्टली मैं यही कहूंगा कि अगर नीच भंग और विपरीत राजयोग, ठीक है, विपरीत राजयोग आप जानते हैं कि 6, 8, 12 में अगर कोई संबंध बन जाए, 6, 8, 12 में अगर कोई संबंध बन जाए तो इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो अगर नीच भंग राजयोग और अगर विपरीत राजयोग अगर एक ही प्लैनेट को लेकर के हुआ है, अगर एक ही साथ इनका कॉम्बिनेशन हुआ है, तो ये और भी ज्यादा इनक्रेडिबली इन्फ्लुएंशियल बन जाता है, आप ये कह सकते हो। तो इसलिए अगर विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग अगर एक साथ बना हुआ है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यही था, नीच ग्रह को लेकर के आप डरिए मत, नीच ग्रह को और उच्च ग्रह को लेकर के ये जो आपके अंदर जो कंफ्यूजन है ना, इसको दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है। अगर नीच ग्रह और उच्च ग्रह, जब तक इसको लेकर के आप परे रहोगे तब तक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मैंने पहले आपको एक उदाहरण दिया ना कि जिसकी कुंडली में 4 ग्रह नीच के बैठे, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है। आप, बल्कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। आप थोड़ा सा गूगल पे अगर रिसर्च करोगे, दुनिया में कई सारे ऐसे मशहूर लोग हैं, कई सारे ऐसे मशहूर लोग हैं जिनकी कुंडली में आपको नीच के ग्रह दिख जाएंगे। अरे बिल गेट्स की कुंडली में नीच के ग्रह आपको दिख जाएंगे, सूर्य बिल गेट्स की कुंडली में नीच का दिखेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, फेमस लोग हैं जिनकी कुंडली में आपको नीच के ग्रह दिख जाएंगे। नीच के ग्रह को देख करके डरना नहीं है, बल्कि नीच के ग्रह ही आपके लिए वरदान है, क्योंकि ये कलयुग है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओ हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।